Hello, my dear students from DK Sir Academy English। मैंने इससे पहले का भाग आपको पहले पढ़ा दिया है। ये नेल्सन मंडेला का दूसरा पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में बताया गया कि जब नेल्सन मंडेला 1994 में राष्ट्रपति बने तो उनका इनॉग्रेशन कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय की बात है। इस सेकंड पार्ट में देखेंगे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण के बाद, वी आर लिफ्टेड अवर आइज, हमने अपनी आंखों को ऊपर उठाया, यानी हमने आसमान की ओर देखा। इन एब, बड़े सरप्राइज के साथ। एज ए स्पेक्टिकुलर एयरी ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीकन जेट्स के जो साउथ अफ्रीकन के विमान थे वो एक बहुत ही इम्प्रेसिव डिस्प्लेमेंट कर रहे थे, यानी एरी, हवा में करतब दिखा रहे थे। साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, जो सेना को ले जाने वाले जहाज होते थे, वो रोड इन परफेक्ट परफॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, और जिस यूनियन बिल्डिंग्स में ये सेरेमनी मनाई जा रही थी उसके ऊपर से अपना एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, ये ना केवल उसी समय के लिए क्षणिक डिस्प्लेमेंट था उस प्रेसिशन का, बल्कि यानी उस मिलिट्री के फोर्स के द्वारा ये उसी समय के लिए क्षणिक प्रेसिशन नहीं किया जा रहा था, बल्कि बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि मिलिट्री की जो वफादारी थी उस डेमोक्रेसी के प्रति टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि एक नई गवर्नमेंट बहुत ही आज़ादी से और स्वतंत्र फेयरली इलेक्ट की गई थी वहाँ के लोगों के द्वारा। उस सरकार के प्रति वो अपनी वफादारी का प्रदर्शन भी कर रहे थे। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, हाईएस्ट जनरल्स जो उच्चाधिकारी थे ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, उस साउथ अफ्रीकन की फोर्स के, एंड पुलिस, और पुलिस के, देयर चेस्ट बेडेक्ड, उनके चेस्ट सजे हुए थे विद रिबन्स, रिबन के द्वारा, एंड मेडल्स, मेडल के द्वारा, फ्रॉम डेज गॉन बाई, जो उन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले जीते थे। सैल्यूट मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी वफादारी को प्रस्तुत किया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से अनअवेयर था। अनमाइंडफुल का मतलब होता है अनअवेयर, लेकिन नॉट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर ये हो गया अवेयर। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से यानी मैं इतना अनअवेयर नहीं था ऑफ द फैक्ट, उन तथ्यों से। नॉट सो मैनी ईयर्स, बहुत समय नहीं हुआ था, बहुत वर्ष नहीं हुए थे। बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूट, कि वो कुछ समय पहले मुझे सैल्यूट नहीं करते। वट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे। फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जैसा कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग का जो ध्वज का रंग होता है उसी तरह से अपना ये कलर, जेट्स जो थे, चेवरॉन यानी बी आकार के जिगजैग तरीके से चलने वाले जो जेट थे वो इस तरह का कलरफुल स्मोक फेंक रहे थे, निकाल रहे थे, जिससे कि तिरंगा सा बन रहा था, जो साउथ अफ्रीकन के फ्लैग का रंग था वैसा ही बनता चला जा रहा था। द डे वाज सिंपलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, और द डे, वो दिन, बाय सिम्बलाइज्ड फॉर मी, मेरे लिए एक प्रतीकात्मक दिन था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, क्योंकि उस समय दो नेशनल एंथम गाए गए थे, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग,
एक तो वो जो वाइट्स गाया करते थे, यानी गोरे लोगों की जो सरकार थी उस समय जो गाया जाता था, निकोजी सिकलेल आई अफ्रीका, ये एक प्रकार का गायन था, राष्ट्रगान था। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टीम, और जो ब्लैक लोग थे वो गाया करते थे डाई स्टीम के लिए द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये ही सबसे पुराना उस गणतंत्र का एंथम था। आल्दो, यद्यपि दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू दैट डे, उस दिन नाइदर ग्रुप, कोई भी समूह उसके लिरिक को नहीं जानता था कि कैसे गाया जाए एंथम। दे वंस डेस्पाइज्ड, और वो इसके प्रति थोड़े से, यानी उनमें ऐसा नहीं था कहाँ पर आवाज़ कम हो कहाँ ज़्यादा हो, वो बहुत ही, उनकी ओपिनियन जो थी बहुत ही लो थी उस समय। दे वुड सून नो द वर्ड बाई हार्ट, लेकिन वो जल्दी ही इसे याद कर लेंगे, ऐसा राइटर के लिए उम्मीद थी। वन ऑन द डे ऑफ इनॉर्गेशन के दिन आई वॉज ओवर हेलमेट, मैं इतना भाव विभोर हो गया, यानी मैं इतना भाव में विलीन हो गया, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, उस अपने इतिहास में खो गया, यानी सेंस ऑफ हिस्ट्री, पीछे की बातों में खो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का फर्स्ट डिकेड, इट मीन्स 1910, फर्स्ट डिकेड का मतलब 1910। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ ही वर्षों के बाद, द बिटर एंग्लो बोअर वार, यानी गोरे और काले लोगों के बीच जो युद्ध हुआ, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड अप देयर डिफरेंसेस। वाइट स्किन्ड पीपल यानी पहले जो आकर के साउथ अफ्रीका में बस गए थे लोग, और वो साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ रहने लगे, तालमेल बिठा लिया था, वो लोग भी पेस्ड अप देयर डिफरेंसेस, उनके अंदर भी वही डिफरेंसेस पैदा किया गया, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम और रेशियल डिनोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन, और एक ऐसा सिस्टम नस्ल भेद का उन्होंने पैदा किया अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, जो यानी ब्लैक लोग थे, काले लोग थे, उनके खिलाफ ऑफ देयर ऑन लैंड, उन्हीं की भूमि पर, यानी जो बाहर से आए हुए गोरे लोग थे, उन्होंने जब वहाँ पर राज करना शुरू किया तो वहाँ बसने वाले लोग जो अफ्रीकन थे उनके साथ, और जो बाहर से आए हुए गोरे लोग थे और जो पहले से बसे हुए थे, उन सभी के साथ उन्होंने उन्हीं की भूमि पर एक दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हायरेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नन, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया था, फॉर्म किया था, उसका जो आधार था वो था हैरेसमेंट करना, यानी लोगों के लिए परेशान करना, मोस्ट इनह्यूमन, और बहुत ही अमानवीय था। सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नन, जिसको कि पूरे संसार का समाज जानता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड, और अब इस अंतिम डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी अब जो बात हो रही है वो 1990 की बात हो रही है, क्योंकि अब वो जीते थे, प्रेसिडेंट बने थे वो 1994 में बने थे, तो ये लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी है। एंड माई ऑन 8th डिकेड, और उनका अपना 8th डिकेड एज ए मैन, यानी वो 80वें दशक में चल रहे थे, यानी 80 साल के हो चुके थे। दैट सिस्टम हैड बीन, और उस समय ये जो सिस्टम था वो ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। वो पूरी तरह से ओवरटर्न हो चुका था, फॉर एवर के लिए बदल गया था, एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, और उसके स्थान पर एक परिवर्तन था, और जो लोग अपने राइट्स को रिकॉग्नाइज करने लगे, पहचानते थे, एंड फ्रीडम्स, और स्वतंत्रता के लिए, ऑफ ऑल पीपल्स, सभी लोगों की, वो सभी जो रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द देयर स्किन, अपनी कलर के कारण रिगार्डलेस थे,
उन सभी के अंदर अपने राइट्स को पहचानने की एक और आज़ादी की एक ललक पैदा हो गई थी। दैट डे, उस दिन, हैड कम that day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repeat. That day had come, वो दिन आया, about through the unimaginable, यानी इमेजिन का मतलब होता है कल्पना, जो कल्पना से परे था। यानी इतने सेक्रीफाइस किए गए ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों के द्वारा बलिदान किए जाने के बाद ये दिन आया, ये इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पीपल दो हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, और उन लोगों का जो साहस था और जो उनकी परेशानियां थी उनको काउंट नहीं किया जा सकता और उनको रिपीट नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट, मैं महसूस किया, दैट डे, उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और इसी तरह से अन्य दिनों के लिए, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, दैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स, अफ्रीका के जो पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले जा चुके हैं, यानी मुझसे पहले जिन्होंने देशभक्ति के लिए काम किया था, जो देशभक्ति जिन्होंने देश के लिए काम किया था, उन सब का जो टोटल है, जो सम है, वो मैं आज दिखाई दे रहा हूँ। यानी आज मैं राष्ट्रपति जो बना हूँ वो उन सब की वफादारी का और उन सब के जो उन्होंने कार्य किए हैं उनका जो रिजल्ट है वो आज दिखाई दे रहा है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और लॉन्ग एंड नोबल लाइन, उनकी जो एक लंबी कतार थी, जो एक बहुत ही नोबल लाइन थी, वो एंड हो गई, उसका जहाँ अंत हुआ, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और वहीं से आज मैंने शुरुआत की है। यानी जहाँ उनका अंत हुआ था वहाँ से मैंने शुरुआत की। आई वॉज पेंट, मुझे दर्द था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कह पाया, मैं उनका धन्यवाद कहने योग्य नहीं था। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो इसे देखने लायक भी नहीं थे, जो उन्होंने बलिदान किया, एंड रॉट, जो उन्होंने बलिदान किया और उस समय जो उन्होंने किया, उससे जो प्राप्त हुआ हमें, उसके बारे में वो ना तो उसे देख सकते थे ना उसको मना सकते थे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, जो अपार्थाइड लोग थे, जो गोरे लोग थे, जिनकी पॉलिसी थी काले लोगों को परेशान करना, वो इतनी डीप थी, अंदर तक घुसी हुई थी, एंड लास्टिंग, और अंत तक जड़ें जमाई हुई थी, जिसने कि बॉन्ड दिया, घाव दिया, इन माई कंट्री, मेरे देश को, एंड माई पीपल, और मेरे देश के लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, उन सभी ने बहुत सारे वर्ष गुजार दिए, इफ़ नॉट जनरेशन, यानी अगर उसको निकालने के लिए, उस घाव को ठीक करने के लिए अगर एक जनरेशन यानी एक पीढ़ी नहीं लगेगी तो कम से कम बहुत सारे दिन लगेंगे, बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे रिकवरिंग फ्रॉम, उसको रिकवरिंग करने के लिए। दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो कि गहरा घाव उन्होंने दिया था। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड एनोदर, लेकिन डिकेड मतलब कई दशकों तक जो ऑपरेशन थे यानी दमनकारी लोग थे, एंड ब्रूटली जो बहुत ही बुरी तरह से हमारे लोगों के लिए दबाते थे, कुचलते थे, अनइंटेंटेड इफेक्ट, उनका बहुत ही गहरा इफेक्ट था। एंड दैट वाज, और वो था, दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टॉम्स। यहाँ पर एक सिद्धांत राइटर ने प्रतिपादित किया है कि उनके द्वारा जो ब्रूटलिटी की गई हमारे साथ, हमें दबाया और कुचला गया, दमनकारी शक्तियों ने हमारे ऊपर जो दमन किया, हमारे ऊपर जो हमको परेशान किया, उसका प्रभाव हुआ कि एक नया कैरेक्टर, नए लोगों का जन्म हुआ,
जो ऐसे करेक्टर्स थे जिन्होंने इस समाज के लिए नई दिशा दी, वो थे ओलिवर टेम्बोस, द वाल्टर सिसलस, द चीफ लिथुलियस, द यूसुफ डेडोस, ब्राउम फिशर्स, द रॉबर्ट सुवोक्वास ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे। आप यहाँ देख रहे हैं, इन लोगों के कुछ पिक्चर्स हैं। ओलिवर टॉम्बो, वाल्टर सिसल्स, चीफ लुथौली, जस्ट लाइक यूसुफ डेडो, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सुबोको। ये सभी वो लोग हैं जो पहले इस स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ते रहे, और इनके द्वारा ही जो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, विजडम थी एंड जनरसिटी थी, यानी उनका साहस और उनकी योग्यता, विजडम बुद्धिमानी, और जनरसिटी यानी उनकी उदारता, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नन अगेन, वो कहीं दिखाई नहीं देती। जो उनकी उदारता थी वो आज कहीं दिखाई नहीं देती। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। शायद इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस कि इस तरह की जो ऑपरेशन करता है, दमनकारी शक्तियां हैं, वो जितनी गहराइयों तक जाती हैं, वो क्रिएट करती हैं, वो बनाती हैं सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, उतना ही ऊंचे करेक्टर का निर्माण करती हैं। यानी जितनी अधिक दमनकारी शक्तियां दमन करेंगी, उतने ही अच्छे करेक्टर वाले लोग पैदा होंगे। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। मेरा जो देश है वो मिनरल्स और जेम्स के लिए, यानी यहाँ की जो डायमंड्स हैं और मिनरल्स के लिए, खनिज लवणों के लिए और डायमंड्स के लिए प्रसिद्ध है। दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, जो इस यहाँ की मिट्टी में सांस लेती है, यानी मिट्टी में पैदा होती है। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नो, लेकिन मैं हमेशा मानता रहा हूँ, दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि वहाँ के लोग इससे भी अधिक धन, मतलब इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि वहाँ की यानी किसी देश की जो सबसे बड़ा धन है वो वहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, फिनर एंड ट्रूअर, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सच्चे, देन द प्योरेस्ट ऑफ डायमंड, और वो शुद्ध डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं वहाँ के लोग, यानी किसी भी देश के लोग इन सब चीज़ों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, ऐसा उनका मानना था। आगे राइटर ने कहा है, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमर्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमर्स, ये सब कुछ जो मुझे मिला, ये मैंने अपने साथियों से सीखा। इन द स्ट्रगल, संघर्ष में जो मेरे साथी थे। दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, जिनके द्वारा मैंने सीखा कि करेज क्या होता है, करेज का असली मीनिंग मैंने जाना। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन, मैंने देखा, मैन एंड वुमेन, लोगों को और स्त्रियों को, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, यानी उन्होंने रिस्क उठाया और अपना जीवन दे दिया अपने विचारों के लिए, यानी उनका जो विचार था उससे वो पीछे नहीं हटे। यहाँ पर एक स्टोरिया मिलती है सोक्रेटिस की, कि सोक्रेटिस ने अपने विचार की खातिर, अपने विचारों से वो पीछे नहीं हटा, बल्कि शासन के द्वारा दिए हुए जहर को उसने पीकर अपने आप को डेथ के हवाले करना ज़्यादा उचित समझा, लेकिन वो अपने आइडिया से पीछे नहीं हटा। ठीक वही चीज़ यहाँ भी, वही प्रिंसिपल यहाँ भी राइटर ये बताना चाहता है कि वहाँ के जो लोग थे वो अपने आइडिया से पीछे नहीं हटे, उन्होंने रिस्क लिया और अपने जीवन को दे दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा लोगों के लिए जो मुकाबला करते रहे, स्टैंड अप मीन्स मुकाबला करते रहे, टू अटैक्स एंड टॉर्चर, उन पर जो अटैक किए गए उसके खिलाफ और उनको टॉर्चर किया गया उसके खिलाफ, विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके, शोइंग ए स्ट्रेंथ, और वो अपनी शक्ति को दिखाते रहे, एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन आई लर्न। रेजिलेंस
यहाँ पर एक वर्ड आया रेजिलेंस, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, ये दिया हुआ है। तो वो अपनी शक्ति को दिखाते रहे और अपनी एबिलिटी के द्वारा उसको हर तरीके से डील करते रहे। एंड डिफाइज द इमेजिनेशन, और वो कल्पनाओं को यानी इमेजिनेशंस को बनाए रखते रहे। आई लर्नड दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैं मानता हूँ कि करेज वो नहीं है जो एब्सेंस ऑफ फियर है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं डर लगता है और आप अपने मम्मी माता पिता के साथ जाते हैं तो आपको डर नहीं लगता, इसका मतलब वो आपका करेज नहीं है, वो तो माता पिता के साथ गए तो इसलिए आपको भय नहीं लगा, वो एब्सेंस ऑफ फियर है। बट द ट्रम्प ऑफ ओवर इट, लेकिन करेज वास्तव में कौन है कि उस फियर से आप लड़ जाएं और उस पर विजय प्राप्त कर लें, ये वास्तव में करेज है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है कि जो एफ्रेड को, जो भय को फील ही ना करे, बल्कि वो है ही वॉज कंकर दैट फियर, कि वो उस फियर पर विजय प्राप्त कर ले, वही साहसी व्यक्ति है। आगे देखें, नो वन इज बॉर्न हेटिंग another person because of the color of his skin. No one is born hating. यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है कि कोई भी व्यक्ति हेटिंग को लेकर के यानी घृणा के साथ पैदा नहीं होता। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घृणा करे ऐसा पैदाइशी उसका गुण नहीं होता। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड, उसकी बैकग्राउंड के बारे में या फिर उसकी स्किन के कलर के बारे में ऐसी घृणा लेकर के कोई पैदा नहीं होता। और हिज रिलीजन, या फिर उसके रिलीजन के प्रति। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग यहाँ आकर के हेट सीखते हैं। एंड इट इफ दे कैन लर्न हेट, और यदि वो हेट सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो फिर उनके लिए लव भी पढ़ाया जा सकता है। फॉर लव कम्स फ्रॉम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि लव जो है वो व्यक्ति के प्राकृतिक हर्ट से निकलकर, मानव के हर्ट से निकलकर प्राकृतिक रूप से आता है, और वो इस हेट का अपोजिट होता है। अगर लव आने लगेगा तो वहाँ हेट की कोई जगह नहीं होगी। तो जिस व्यक्ति को हेट सिखाया जाता है उसको हम लव भी सिखा सकते हैं। यहाँ पर राइटर का कहना है कि लव और हेट दोनों ही जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि वो यहाँ करके सीखता है व्यक्ति। तो फिर हम जब उसको हेट सिखाते हैं तो उसके लिए हम लव भी सिखा सकते हैं, और ये जहाँ लव होगा वहाँ हेट की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। इवन इन द ग्राइमेस्ट टाइम्स इन प्राइजन, और जब बहुत ही मेरे दुख के समय में यानी परेशानी के समय में, इन द प्राइजन, जब मैं प्राइजन में था, जेल में था। यहाँ आपको बता दें कि करीब 30 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे फॉर फ्रीडम के लिए, और तब जाकर के वो राष्ट्रपति बनी थी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तो अपने स्ट्रगल के बारे में वो यहाँ पर सब बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इवन इन द ग्राइमेस्ट टाइम्स इन प्राइजन, जब वो प्राइजन में अपनी, जब उनको कैद हो गई थी, जेल में थे और बहुत ही कठोर संकट में थे, व्हेन माई कॉमार्ड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, उस समय हमारे साथियों को और मुझे पुश किया जाता टू अवर लिमिट्स, यानी जितना हम बर्दाश्त करने की हमारी सीमा थी उस सीमा तक हमको पुश किया जाता था। हम जितना ज़्यादा बर्दाश्त करते थे उतना ही अधिक हमको पुश किया जाता था। आई वुड सी ए ग्लैमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैंने एक गार्ड में एक ह्यूमैनिटी की, मानवता का एक ग्लैमर देखा। परहैप्स शायद जस्ट फॉर ए सेकेंड, वो कुछ ही क्षण के लिए था, बट इट वॉज इनफ, लेकिन वो पर्याप्त रूप से टू रिज्योर्स मी, वो मुझे ऊर्जावान कर देता था, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता था। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी यहाँ बहुत ही अच्छी बात कही है कि मैंस गुडनेस, आदमी की जो अच्छाई है, इज ए फ्लेम, वो एक फ्लेम की तरह है, लौ की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा है, ये एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसी व्यक्ति के बारे में। आगे देखिए, फिर उन्होंने कहा है कि
इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति के पास दो कार्य होते हैं, यानी दो ड्यूटीज़ होती हैं। ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, उसकी जीवन में दो ड्यूटी होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक अपने परिवार के प्रति उसकी ड्यूटी, उसका कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, टू हिज वाइफ, पत्नी, एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और वो दूसरा जो एब्लिकेशन है वो अपने लोगों के साथ भी होता है उसका, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लोगों के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, जो सिविल और ह्यूमन सोसाइटी है उसके लोगों के प्रति, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, और प्रत्येक व्यक्ति को इन ऑब्लिगेशंस को पूर्ण करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी क्षमताएं और अपने व्यवहार के द्वारा। ऑन इंक्लिनेशंस मतलब नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, अपने बिहेवियर के द्वारा, एबिलिटी क्षमताओं के द्वारा। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन इस साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। इट वॉज ऑलमोस्ट, ये लगभग था, इम्पॉसिबल कैसा था, असंभव था, फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरी बर्थ, एंड मेरी बर्थ के समय, एंड कलर टू फुलफिल बोथ, क्योंकि जन्म यानी अफ्रीका में जन्म लेना और वहाँ के कलर्ड पीपुल में जन्म लेना, यानी वहाँ का रंग भेद की जो नीति थी, ऐसी कंडीशन में इन दोनों चीज़ों में उसको अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल काम था, असंभव काम था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, एक कलरफुल व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव की तरह रहना चाहता था, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, तो उसके लिए या तो पनिश किया जाता था या फिर उसको अकेला कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, और एक आदमी जो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहता था, पूर्ण करना चाहता था, टू हिज पीपल, लोगों के लिए, बास इनएविटेबल, उसको इनएविटेबल कर दिया जाता था, अनएवॉइडेबल कर दिया जाता था, रिप्ड, और उसको अलग कर देते थे, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसको जबरदस्ती अलग रहने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, तो या तो जैसे ट्विलाइट का मतलब होता है संध्या का समय, जब सूर्य छिप रहा होता है, ऐसे समय में वो अपने आप को सीक्रेसी यानी एक सीक्रेट स्थान पर ले जाता था, यानी बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाता था, और या फिर वो रेबेलियन हो जाता था, विद्रोही हो जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल above my family. I did not in the beginning choose to place my people above my family. अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब उनका जन्म हुआ, तो कहते हैं जब मैं पैदा हुआ था तो मैं चूज टू प्लेस माई फैमिली, मेरे जीवन में मेरे परिवार का ही स्थान था, above माई फैमिली, यानी जो आई डू नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू माई प्लेस माई पीपल, प्रारंभ में लोगों का कोई महत्व नहीं था, एवं माई फैमिली, मेरे परिवार से ऊपर उठकर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं अपने परिवार को ही सर्वोपरि जानता था, यानी मेरा परिवार ही सब कुछ है। बट अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मुझे लोगों की सेवा करनी थी। आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, कि मैं आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मुझे अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने से, एज ए सन, एक पुत्र के रूप में, ए ब्रदर, भाई के रूप में, ए फादर एंड ए हस्बैंड, यानी हस्बैंड, पिता, और भाई और बेटे के रूप में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मेरे अंदर फ्री होने की भूख लेकर के मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं आज़ाद होने की भूख लेकर के पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ था, आज़ाद पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से आज़ाद था, दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जान सकता था, फ्री टू रन
इन द फील्ड नियर माई मदर्स हर्ट, मैं बाहर मैदानों में अपनी माँ के पास झोंपड़ी के आसपास फ्री घूमता था, फ्री टू स्विम, और फ्री तैरता था। यहाँ पर राइटर अपने बचपन की बातें बता रहे हैं। इन द क्लियर स्टीम, और मैं तैरता था बहुत साफ पानी के बीच की धारा में। दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के पास से गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मील्स, और भून करके भोजन करने के लिए मैं आज़ाद था। एंड द स्टार्स एंड राइट टू ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं वहाँ पर जो स्लो मूविंग बुल्स थे यानी बैल थे, उनकी पीठ पर बैठकर घूमने के लिए आज़ाद था, स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड एविड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और एज लॉन्ग एज, और तब तक आई ओबेड माई फादर, मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। एंड एविड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मेरी जाति के लोगों की जो परंपराएं थी मैं उनको पूरा करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मैं किसी आदमी के नियम और या फिर भगवान के द्वारा जो दिए गए नियम थे उनसे मुझे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल स्वतंत्र था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड, इट वॉज ओनली व्हेन, ये केवल तब की बात है, आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जब मैं एक छोटा बच्चा था, और तब मैंने पाया कि फ्रीडम जो थी वो एक इल्यूजन था, समथिंग दैट appears टू बी रियल बट इज नॉट। इल्यूजन मीन्स एक जो वास्तव में नहीं हो, यानी एक भ्रम की तरह। यानी मैं ये पहचाना जब मैं एक लड़के के रूप में आया कि फ्रीडम केवल मेरा एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, और जब मैं युवा हुआ, दैट माई फ्रीडम एंड ऑलरेडी बीन टेकन हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब मेरी जो स्वतंत्रता थी वो मुझसे छीन ली गई। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब मेरे अंदर वो भूख पैदा हुई। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपनी स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मीन्स टेम्परेरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और मैं उस समय स्वतंत्रता चाहता था। बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मैं घर के बाहर रुकना चाहता था, रीड पढ़ना चाहता था। एंड आई प्लीज्ड एंड गो वेयर, और मैं प्रसन्न रहना चाहता था जिस चीज़ों से, वही मेरी स्वतंत्रता थी। एंड गो वेयर आई चूज़, और मैं जहाँ चाहता था वहाँ जाना चाहता था। इन सभी चीज़ों में मैं स्वतंत्रता चाहता था, लेकिन मुझे स्वतंत्रता नहीं थी। लेटर, इसके बाद, एज ए यंग मैन ए जॉन्सबर्ग, और जॉन्सबर्ग में एक यंग मैन की तरह, आई यॉन्ट फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली। ये जो मेरी स्वतंत्रता थी वो और मुझसे छीन ली गई। बड़े ही ऑनरेबल फ्रीडम्स जो थी वो मुझे प्राप्त हो गई, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जो मेरी शक्ति थी उसको प्राप्त करते हुए। यानी जो मेरे अंदर शक्ति थी, जिस चीज़ को प्राप्त करने की, वो मैंने जब प्राप्त कर ली, तो मेरे अंदर एक ऑनरेबल फ्रीडम्स यानी स्वतंत्रता की, सम्मान की स्वतंत्रता जागृत हो गई कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, जिसको मैं चाहता था वो मुझे मिली। ऑफ मैरिंग, मेरी शादी हुई। एंड हैविंग फैमिली, और परिवार बना। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और फिर एक जो नियम के तहत जीवन जीने का जो तरीका था, उसने मेरी फ्रीडम को बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। यानी वहाँ पर अब मेरी स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं रही। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने ये महसूस किया कि वाज आई नॉट फ्री, कि क्या मैं स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मैं ही केवल वो व्यक्ति नहीं था कि जो स्वतंत्र नहीं था, बट मेरे भाई, मेरी बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि ये मेरी स्वतंत्रता नहीं थी। दैट वॉज कटेल्ड, कटिल मीन्स कम हो जाना, यानी ये स्वतंत्रता भी मेरी कम होती चली जा रही थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन वो स्वतंत्रता जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता था,
who looked like I did. जो मैं चाहता था वो सभी चाहते थे, ऐसी स्वतंत्रता. That is when I joined the African National. और उसके बाद चूंकि मैं ही स्वतंत्रता नहीं चाहता था, उस यानी अफ्रीका के हर व्यक्ति को वो स्वतंत्रता की आवश्यकता थी. मैं उस स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदने वाला था और उसी समय मैंने दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. मैंने अफ्रीकन एक पार्टी थी नेशनल कांग्रेस, उसको ज्वाइन कर लिया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ऑन फ्रीडम. और तब मेरी स्वयं की स्वतंत्रता जो थी उसकी हंगर मेरे अंदर पैदा हो गई, उसकी भूख पैदा हो गई. बिकम द ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम फॉर द फ्रीडम. और फिर एक महान भूख मेरे अंदर स्वतंत्रता की जागृत हो गई कि अब सब कुछ फ्रीडम, सब कुछ फ्री हो जाना चाहिए, सब कुछ आज़ाद हो जाना चाहिए. ये देखिए उनका जो फोटो दिया है, बहुत ही स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए. आगे देखें, ऑफ माई पीपल. अब उसके अंदर जो स्वतंत्रता की भूख थी वो केवल अपनी नहीं थी बल्कि उसके लोगों की स्वतंत्रता भी हो, ऐसा उनके मन में एक फीलिंग आई. इट वॉज दिस डिज़ायर, ये उनकी एक इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट. कि अब वो एक सम्मान के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ और एक डिग्निटी के साथ जी सकें. दैट एनिमेटेड माई लाइफ, ये मेरे जीवन में एनिमेट होने लगा. दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन. इस चीज़ ने परिवर्तन कर दिया मेरे जीवन में कि एक बहुत ही भयभीत होने वाला लड़का, एक फ्राइटेंड डरपोक व्यक्ति, एक बोल्ड पर्सन के रूप में चेंज हो गया. दैट ड्रॉप ए लॉ एविडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल. और जिसने परिवर्तन कर दिया कि जो लॉ को पालन करता था, एविडिंग करता था और लॉ के अकॉर्डिंग काम करता था, अब वो लॉ के विरुद्ध काम करता है. मीन्स अब वो एक क्रिमिनल के रूप में काम करने लगा. दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम. और एक व्यक्ति जिसका एक परिवार था, जो एक अच्छा लविंग हस्बैंड था, ये चेंज हो गया इनटू ए मैन विदाउट होम, जिसका कोई घर नहीं. एक यानी अपने घर को छोड़ दिया इसने, घर विहीन हो गया. दैट फोर्स्ड ए लिटिल लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क. और जो एक घरेलू व्यक्ति था, जो अपना जीवन एक होम, एक परिवार के लिए देता था, वो अब चेंज होकर के एक साधु का जीवन व्यतीत करने लगा, मॉन्क का जीवन व्यतीत करने लगा. यानी यहाँ पर राइटर ने अपने जीवन के बारे में जो परिवर्तन आया वो बताया है. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग. मैं ना तो बहुत अधिक गुणवान था और ना ही बहुत ही बलिदानी था. देन द नेक्स्ट मैन, जैसा कि और लोग थे. बट आई फाउंड that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. But लेकिन I found, मैंने पाया, that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. मैंने उस गरीब लोगों की और जो फ्री नहीं थे उनकी स्वतंत्रता के बिना अपनी स्वतंत्रता का कोई आनंद नहीं लिया. I was allowed, मैंने इस चीज़ को अनुमति दी. व्हेन आई न्यू, मैं जानता था, माई पीपल वर नॉट फ्री, क्योंकि मेरे जो लोग थे, पीपल मतलब मेरे देश के लोग जो थे, वो फ्री नहीं थे. इसलिए मैंने उस चीज़ का एंजॉयमेंट नहीं किया. आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मैंने किंचित भी एंजॉय नहीं किया. द पुअर, उस गरीबी का, एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, और तुच्छ फ्रीडम्स का, आज़ादी का. आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू, मैंने उसको अनुमति दी. व्हेन आई न्यू, जिसे मैं जानता था, माई पीपल वर नॉट फ्री, क्योंकि मेरे जो देश के लोग थे वो फ्री नहीं थे. फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, क्योंकि ये जो फ्रीडम थी वो इंडिविजुअल फ्रीडम थी जिसे मैं नहीं चाहता था. द चेन्स ऑफ एनीवन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल द ऑफ देम. और जिस बेड़ियों में मेरे देश के लोग जकड़े हुए थे, वही चेन मुझ तक जाती थी. यानी मैं भी अपने आप को उसी चेन में जकड़ा हुआ मानता था. और द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. उस जो चेन मेरे लोगों को जकड़े हुए थी, उसी चेन को मैं भी उसी चेन में जकड़ा हुआ मानता था. और मैं उस चेन के द्वारा यानी फ्रीडम चाहता था कि अगर मैं स्वतंत्र तभी मानूंगा जब मेरे देश के लोग स्वतंत्र होंगे. एक इस तरह की चेन में वो कार्य कर रहे थे. आई न्यू,
आगे कहा उन्होंने, आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, ऑपरेशर्स और अप्रेस्ड। ऑपरेशर मतलब दमनकारी व्यक्ति और ऑपरेस्ट जिनका दमन होता है, यानी जो सताए जाते हैं वो लोग ऑपरेस्ट कहलाते हैं और जो सताते हैं उनको ऑपरेशर्स कहते हैं। तो मस्ट बी लिबरेट, जो ऑपरेशर्स हैं, जो एपॉर्थिएट हैं, वो भी लिबरेट होने की कोशिश करते हैं। यानी जो व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है वो भी एक न एक दिन अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है उस परेशानी से। वो जो दमनकारी शक्तियाँ हैं जिनके पास हैं वो उससे स्वतंत्र होना चाहते हैं। श्योरली, निश्चित ही उसी तरह से जैसे कि जिनका दमन किया जा रहा है, यानी जिनको परेशान किया जा रहा है, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो दोनों ही लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, जो परेशान कर रहा है वो भी और जो परेशान हो रहा है वो भी। तो यहाँ पर इसलिए कहा है कि ऑपरेशर्स भी लिबरेट होना चाहते हैं और उसी तरह से लिबरेट होना चाहते हैं जैसे कि ऑपरेस्ड। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हार्ट। ही इज locked behind the words of the prejudice and narrow mindedness. A man, एक आदमी, who takes away another man's freedom, जो दूसरे की आज़ादी को ले लेता है, is a prisoner of hatred। एक hatred मतलब घृणा से कैद होकर, यानी वो व्यक्ति घृणा में कैद रहता है जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है। He is locked behind the words of prejudice, और वो बहुत ही अच्छी तरह से लॉक्ड रहता है उस प्रोजुडिस में। प्रोजुडिस ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, बिना किसी सही रीजन के किसी व्यक्ति को परेशान करना, वार्स कर देना, इसको हम प्रोजुडिस कहते हैं। वो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नैरो माइंडेडनेस यानी संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं। ऐसे लोग भी वो फ्री नहीं होते, उनके अंदर हेटेड भरी रहती है। वो हेटेड से फ्री होना चाहते हैं और जिनको परेशान किया जा रहा है वो उस परेशानी से स्वतंत्र होना चाहते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं भी फ्री नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की स्वतंत्रता को ले लेता हूँ तो, यदि मैं किसी की स्वतंत्रता का हनन करता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, ठीक उसी प्रकार से मैं भी फ्री नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, यदि मेरी स्वतंत्रता किसी ने ले ली है, किसी के द्वारा मेरी स्वतंत्रता ले ली जाए तो वो भी फ्री नहीं है और मैं भी फ्री नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर alike आर रोप्ड फॉर ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी ऑपरेशर और दमन करता और दमन किए जाने वाले लोग, दोनों लोग यानी द ऑपरेस, बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ पर कि जो किसी को संकट में डालता है तो संकट में डालने वाला यानी ऑपरेसर, और जिसको संकट में डाला गया है जो ऑपरेस्ड है, दोनों एलाइक समान रूप से आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों की मानवता जो है चुरा ली गई है। यानी दोनों लोग मानवीय नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि वो फ्रीडम के लिए लड़ रहा होता है, स्वतंत्र होने के लिए, और जो दमनकारी है वो इस बात से स्वतंत्र होना चाहता है कि अब वो उससे ऊब गया है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है नेल्सन मंडेला ने कि दोनों ही लोग परेशान होते हैं। जो किसी को परेशान करता है वो भी, उसका मन भी शांत नहीं रहता, और जो परेशान होता है उसका तो मन शांत रहता ही नहीं है। इसलिए दोनों को ही बराबर पीड़ा होती है, लोग समझते कुछ भी हों, ऐसा सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किया है। ओके, थैंक यू।